हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बबुआ स्टडी सेंटर पे। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में साहित्यिक विवरण को देखा और आज के इस वीडियो में हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। साहित्यिक स्रोत से हमें किसी भी वंश के बारे में या शासक के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत जैसे अभिलेख होते हैं कि अभिलेख से हमें किसी राजा के बारे में यानी शासक के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। जैसे देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफा से प्राप्त हुए हैं, उसमें क्या है, वो खारवेल के संपूर्ण इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त करवाता है। ठीक है, जैसे अशोक के भी कई ऐसे अभिलेख हैं जिससे हमें उसके पूरे इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अभिलेख के किसी भी वंश के बारे में या किसी शासक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साहित्य से ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से पुरातत्व बोलता है। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत क्यों और कैसे सहायक हैं और क्या होते हैं। ठीक है, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या प्रामाणिक है। साहित्यिक स्रोतों से हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए कहा जाता है कि जहाँ से साहित्य मौन हो जाता है वहाँ से पुरातत्व बोलता है। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या होते हैं, देखिए, अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, मुहरें शामिल होती है। देखिए, इन सारे ये जो अभिलेख, सिक्के, मृदभांड है, इन सब सारे हमारे पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। इस सब से हम उस वंश के बारे में और किसी भी पर्टिकुलर एक शासक के बारे में संपूर्ण इतिहास हम लोग जान सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, हम लोग जब यहाँ पे पढ़ेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि खारवेल का संपूर्ण इतिहास ही हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अभिलेख कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए, पत्थरों पे उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री, पत्थर पे जो लिखे जाते हैं वो जो पढ़ने योग्य हो, जिसे पढ़ा जा सके, वो अभिलेख कहलाते हैं। जैसे प्राचीन काल में इसका उपयोग शासक अपने द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इसे पढ़ सके और पालन कर सके। जैसे राजा प्राचीन काल में जो शासक होता था वो अपने आदेशों को पालन करवाने के लिए अभिलेख लिखवाता था। ठीक है, अभिलेख खुलवाते थे। जिस तरीके से सर्वप्रथम अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने, ना ये प्रिंसेप है यहाँ पे, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक है, चलिए दो बार लिख दिया, ईस्वी में पढ़ा था। इन्होंने ही सबसे पहले अभिलेख पढ़ा और अशोक के ही अभिलेख को इन्होंने सबसे पहले पढ़ा। तो हम लोग अब देखिए अभिलेखों के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया अभिलेख क्या होता है। अब अभिलेखों के प्रकार के बारे में जानते हैं। अभिलेख देखिए किस किस प्रकार के होते हैं। व्यापारिक अभिलेख, अभिचारक अभिलेख, उपदेशात्मक अभिलेख, कर्मकांड संबंधी अभिलेख, दान संबंधी अभिलेख, प्रशासकीय अभिलेख, प्रशस्ति और स्मारक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये अभिलेख के प्रकार है। अब देखिए व्यापारिक अभिलेख क्या होता है। व्यापारिक अभिलेख प्राचीन समय में पश्चिमी देश एशिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान से व्यापारिक संबंध थे। जैसे हड़प्पा काल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा काल का मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान से किस तरीके से उसका व्यापारिक संबंध था उससे। तो ये
व्यापारिक संबंध में जो व्यापार का लेखा जोखा और आयात निर्यात संबंधी सारी चीज़ों का यहाँ पे विवरण दिया रहता है, अभिलेख रहता है, उसको हम लोग व्यापारिक अभिलेख कहते हैं। जैसे कि मुद्राओं पे हमें किसी भी व्यापार का, किसी भी देश के साथ व्यापार का अंकन मिलता है, उसकी मुद्रा हमारे मुद्राओं पे मिलता है, तो वहाँ पे वो व्यापारिक अभिलेख हो जाता है। फिर है अभिचारक अभिलेख। अभिचारक का मतलब होता है जादू टोना से संबंधित, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हड़प्पा काल में बहुत से तख्तियों पे हमें एक यंत्र जैसा मिला है कुछ, और उस यंत्र को अभिचारक अभिलेख से जोड़ा जाता है, ठीक है। और फिर उपदेशात्मक अभिलेख। उपदेशात्मक अभिलेख में क्या होता है कि उसमें आप उपदेशात्मक अभिलेख में उपदेश, जैसे कि धार्मिक कार्यों और नैतिक कार्यों के लिए भी हमें उपदेशात्मक अभिलेख का वर्णन वहाँ पे मिलता है। देखिए अशोक के जो अधिकतर अभिलेख है वो हमें उपदेशात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं, और हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख है वो उपदेशात्मक अभिलेख में माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं कर्मकांड संबंधी अभिलेख। कर्मकांड में क्या होता है कि कर्मकांड संबंधी अभिलेख, कर्मकांड में जैसे कोई शासक अगर यज्ञ करता है, यज्ञ करने के उपरांत वह उसे अस्थाई बनाने के लिए, स्थायी बनाने का मतलब होता है कि जैसे वो उसने यज्ञ किया और वो अपने राज्य को या बाद के लोगों को भी यह बताना चाहता है कि उसने यह यज्ञ किया था, तो वह इसका अंकन अभिलेखों पे करवाता है, जिसका कर्मकांड संबंधी अभिलेख कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी हमें उसके अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है, और उसके सिक्कों से भी हमें अश्वमेध यज्ञ के करने के बारे में पता चलता है। तो इस तरह के जो अभिलेख होते हैं वो कर्मकांड संबंधी अभिलेख होते हैं। फिर आते हैं हम लोग दान संबंधी अभिलेख। देखिए प्राचीन काल में दान का बहुत ज़्यादा महत्व था, और तो प्राचीन काल के जो राजा वो जब दान करते थे तो उसके उपरांत वो स्थायी दान बनाने के लिए जो अंकन करवाते थे ताम्र पत्रों पे या फिर पत्थरों पे जो खुदवाते थे, वो दान संबंधी अभिलेख में आता है। देखिए अब मैंने बताया आप लोगों को कि अभी भी वर्तमान समय में भी दान संबंधी अभिलेख चलते हैं, लेकिन उसका स्वरूप अलग हो गया है। जैसे कि अब आज वर्तमान समय में आप देखेंगे मंदिरों में बहुत सारे लोगों का नाम लिखा रहता है। इसका मतलब यही होता है कि उन्होंने इस मंदिर को बनवाने में दान दिया है, या फिर वो किसी भी चीज़ को एक मंदिर में किसी भी एक पार्ट को भी बनवा देते हैं, या सीढ़ी भी बनवा देते हैं, या कोई भी चीज़ बनवा देते हैं, किसी भी रूप में वो दान देते हैं, तो वो वहाँ पे अपना नाम लिखवा देते हैं। वो भी उसी की तरह एक अभिलेख ही है वो, बट उसका स्वरूप अलग हो गया है। और यहाँ पे राजा अपने शासक जो होते थे वो अपने समय में अलग अलग अपना अभिलेख लिखवाते थे, ठीक है। प्रशासकीय में क्या होता है, इसमें राजा के जैसे जय पत्र, जो भी कानून नियम विधि वगैरह बनाते थे, जय पत्र होता था, वो सारे प्रशासकीय अभिलेख कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रशस्ति में। प्रशस्ति होता है किसी भी शासक की विजय और उसकी कीर्ति यश के बारे में जिसमें बताया जाता है, वो प्रशस्ति अभिलेख होता है। फिर स्मारक अभिलेख क्या होता है, जब किसी विशेष व्यक्ति, घटना और किसी महत्वपूर्ण कार्यों का अंकन के लिए जो अभिलेख जिस स्मारक पे खुदवाए जाते हैं वो स्मारक अभिलेख होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि अभिलेख किस किस प्रकार के होते हैं और इसमें क्या क्या बताया जाता है। अब देखिए अभिलेखों का विवरण। देखिए ये अभिलेख बहुत सारे होते हैं। जब हम लोग आगे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग इसके अलग अलग अभिलेखों के बारे में, अलग अलग शासक का अलग अलग अभिलेख होते हैं और वो किस तरीके से शासक का इतिहास को बताते हैं, ये हम लोग जब इतिहास पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं कि अभिलेख, ये मैंने जो आपको ये अभिलेख बताया है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 3-4 अभिलेख तो ऐसे हैं जो हर बार ही क्वेश्चंस में पेपर में आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है।
जैसे नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है, या फिर उसको आप आर्कियोलॉजी से दीजिए या हिस्ट्री से दीजिए या कल्चर से दीजिए, 3-4 अभिलेख ऐसे हैं जो वो आते ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेट पीसीएस और एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में भी ये अभिलेख के क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अभिलेखों के बारे में। इसके अतिरिक्त भी मैं अभिलेख जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं अभिलेख, जिसमें हम लोग देखते हैं बोगस कोई अभिलेख। देखिए बोगस कोई अभिलेख को क्या है, इसको अच्छे से हम लोग लिख देते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं। बोगस कोई अभिलेख यह 1300 ईसा पूर्व का है, अभिलेख है, 1300 ईसा पूर्व का अभिलेख है। यह एशिया माइनर से मिला है, ठीक है। देखिए इसमें यह सबसे पहला अभिलेख हमें मिला है, सबसे पहला अभिलेख मिला है। और इसमें है ना मित्र वरुण इंद्र और नासत्य, इन देवताओं का हमें अंकन मिलता है। इस अभिलेख में इन देवताओं का अंकन मिलता है, ठीक है। ये पहला अभिलेख है, ये पहला अभिलेख है जो प्राप्त हुआ है। अब देखिए अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेख, ये महत्वपूर्ण अभिलेख मैंने इसलिए बोला है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब मैं आप लोगों को अशोक के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं आप लोग के अशोक के सारे अभिलेखों के बारे में, उसके सारे अभिलेखों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी जैसे देखिए धौली उड़ीसा में है और इसमें पशु हत्या निषेध के बारे में वर्णन किया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे कि हर जितने भी ये सारे अभिलेख है या फिर आगे भी जो अभिलेख पढ़ेंगे उनमें हर तरीके के अलग अलग, या वो उपदेशात्मक होंगे या दान संबंधी होंगे या कर्मकांड होंगे या वो फिर प्रशस्ति होगा, जो भी होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी देखिए धौली, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। देखिए शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अशोक के अभिलेख है जो कि खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में मिलता है, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में मिलता है। और ये क्वेश्चन, इस अभिलेख से जो क्वेश्चन है, इस अभिलेख का जो क्वेश्चन है वो हमेशा ही पूछा जाता है कि खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि की कौन से अभिलेख है, तो ये शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो कि अशोक के अभिलेख है, ठीक है। फिर कालसी, जौगढ़, सोपारा, गिरनार, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये हमें ऐहोल, इससे हमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय दोनों के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त होता है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख, ये तो हमने अशोक का अभिलेख और पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख देख ली। अब देखते जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, ये है खारवेल के प्रशस्ति अभिलेख। प्रशस्ति अभिलेख मैंने बताया था कि विजय और जिसमें कृति यश का गुणगान किया जाता है वह प्रशस्ति अभिलेख कहलाता है। और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख एक प्रशस्ति अभिलेख है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे हमें खारवेल का सारा इतिहास हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ही जानने को मिलता है। यह खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पे है? उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। ये उड़ीसा से मिला है। अब देखिए गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार कहाँ है? गुजरात में है। गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख
ये भी बहुत, मैंने बोला ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अभिलेख हमें मिलते हैं। जैसे गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख, ये है तो क्षत्रप रुद्रदामन का, लेकिन इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त के बारे में भी जानकारी मिलता है। और ये गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख ही एक ऐसा अभिलेख है जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का दोनों का नाम साथ में मिलता है। ठीक है, अब देखिए नासिक गुहालेख, नासिक गुहालेख सातवाहन नरेश पुलमावी का है। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है, और ये समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नीट जेआरएफ में हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी किसी भी पेपर का आप एग्ज़ाम दीजिए उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए मंदसौर अभिलेख, जब मैं समुद्रगुप्त के बारे में बताऊंगी ना तो ये प्रयाग प्रशस्ति हम लोग पूरा पढ़ेंगे। फिर मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, फिर है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ अभिलेख, और भानुगुप्त का एरन अभिलेख। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ये हिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बहुत बार पूछा गया है। जैसे इसमें क्या है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, इसमें सती प्रथा का प्रथम उल्लेख यहीं पे मिलता है हमें। अब है हेलियोडोरस का स्तंभलेख, गरुड़ स्तंभलेख बेशनगर विदिशा में है। देखिए हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो गैर राजकीय अभिलेख है। ये गैर राजकीय अभिलेख है। ठीक है, ये हमें गैर राजकीय अभिलेख प्राप्त होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया ये अभिलेख के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों का क्या महत्व है और ये किस तरीके से इतिहास का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।